नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज रुक करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर जो नेम प्लेट का विवाद चल रहा था, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या है फैसला, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड ने कहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। और साथ साथ बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया। आखिरकार जिस तरह से ये फैसला हो गया, कारण क्या है वही बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को आगाह किया है कि आखिरकार आप अपने नाम प्लेट नहीं लगा सकते, लेकिन उसके अंदर आपको बताना होगा कि आपने क्या खाने में बनाया है, क्या वो शुद्ध है या मांसाहारी है, और जिस दुकान और रेहड़ी पटरी पर अगर नाम नहीं है और जो फल बेच रहे हैं वो किस तरह का फल है, उसमें क्या चीज़ बनी हुई है। तो ऐसे लेकर के कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से राजनीति हो रही है इसके अंदर, जिस तरह से दृष्टिकोण किया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने लगातार मुस्लिम समाज को एक टारगेट बनाया है, तो ऐसे में कहने का जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये सरकार मानेगी, क्या उसका कोई जवाब देगी? क्योंकि अगली सुनवाई 26 तारीख को होना है। सवाल इससे पहले जिस तरह संज्ञान लेगी उसमें कुछ लोगों की राय है कि हमें नाम सिवाने में कोई आपत्ति नहीं, कि जिस तरह से कांवड़ यात्रियों को लेकर के जिस समय ये आदेश जारी किया तो कहीं न कहीं एक समुदाय को ही टारगेट किया गया। बता दें वही उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हमें किसी भेदभाव से नहीं, हमने सभी को ये आदेश जारी किया कि अपनी पहचान, अपना नाम लिखकर अपनी दुकान पर या रेहड़ी पर दिखाएं, ताकि सभी को पहचान रहे कि आखिरकार इस भोजन में क्या क्या बना है, क्या क्या नहीं बना है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है। ये कामलों को असर करता है कि आखिर वो किसका खाएं किसका ना खाएं। दिल्ली से अजय चौहान। नीट परीक्षा को लेकर सदन में आज हंगामा हो गया, लेकिन हंगामा क्यों हुआ और किसके बीच हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। नीट परीक्षा को लेकर के आज भी सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला। वहीं विपक्ष ने लगातार उस सवाल को खड़ा किया, आखिरकार इतना बड़ा घोटाला किसकी सरकार में और क्यों हुआ? क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसमें कम से कम 23 से 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। क्योंकि डिग्री को लेकर के कोई IPS, कोई डॉक्टर की डिग्री के लिए लगातार कई साल मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नीट में धांधली की गई, जिसमें कई लोग गिरफ्तार भी किए, कई स्कूलों का नाम भी सामने आया, उसमें कई नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन लगातार आज फिर सदन में चलने से पहले ही वो हंगामा करने लगा। वही प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे, लेकिन उनको भी चुप कर दिया गया। लगातार जिस तरह से शिक्षा मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान का जो नाम लिया गया, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आखिरकार सरकार बनने से पहले ही इस तरह से इतना बड़ा घोटाला सामने आया कि नीट परीक्षा में बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं अंधकार में था। सवाल है कि आखिरकार नीट परीक्षा का मुद्दा कितना लंबा और उठेगा, क्योंकि लगातार काफ़ी समय से ये सड़कों पर है और सदन में भी आज पहुंचेगा। उससे पहले भी सदन में नीट को ही टारगेट किया था, क्योंकि आज सदन का पहला दिन था, उसके बावजूद भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। अब देखना है कि विपक्ष ने जिस तरह से जो पार्टी को घेरा है, बीजेपी सरकार को घेरा है, वहीं सदन के अंदर ये सवाल खड़ा कि आखिरकार प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया और क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई की गई है। दिल्ली से अजय चौहान। तो वही नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया है। तो क्या कुछ हुआ है इस सुनवाई में और सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। सुप्रीम कोर्ट में आज मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में संबंधित याचिकाओं पर फिर से सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई शुरू होते ही पूछा कि नीट के सेंटर से सिटी वाइज रिजल्ट से क्या परिणाम निकला। याचिकाकर्ताओं के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने डेटा पर आधारित नोट सबमिट कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि नीट का पेपर परीक्षा के 5 दिन पहले से ही लीक हो चुका था। उन्होंने कहा कि नीट का पेपर 3 मई को या उससे पहले लीक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधियों के बयानों से पता चलता है कि नीट पर पेपर लीक मामला 4 मई से पहले हुआ। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पालीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट को लेकर दायर 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान CJI ने याचिकाकर्ताओं के वकील नरेंद्र हुड्डा से कहा कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कि नीट पेपर लीक पूरे देश में फैल गया? अदालत के समक्ष कोई ठोस आधार नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज नीट विवाद को लेकर 40 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, तो वहीं पीठ ने नीट री एग्जाम का फैसला सुना सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं अमेठी में आज तहसील समाधान दिवस के मौके पर अधिकारी कुछ सोते हुए नजर आए तो कुछ मोबाइल में गेम खेलते हुए नजर आए।
और इन अधिकारी महोदय के बारे में, इनकी कृत्य के बारे में बता रहे हमारे सहयोगी संजय यादव। में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। आपको बता दें कि अमेठी जिले की चारों तहसील में आज आयोजित किया गया संपूर्ण समाधान दिवस। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो तहसीलें हैं वहां पर फरियादियों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो अभी समस्याएं हैं आम जनमानस की वो ज्यादा है। कहीं ना कहीं भारी मात्रा में जो फरियादी हैं वो तहसील में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जहां पर संबंधित अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो शासन की तरफ से भी निर्देश है कि जो फरियादी हैं उनको तत्काल उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और जो संबंधित अधिकारी हैं वो अपने ऑफिस में 10 बजे सुबह जो है वो समाधान के लिए बैठे, जहां पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शासन की ओर से जो है वो लगातार कोशिश की जा रही कि समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में बड़ी समस्याएं जो है वो जिले में देखने को मिलती है, क्योंकि जब जब तहसील समाधान दिवस का आयोजन होता है फरियादियों की लंबी लाइन देखने को मिलती है और आज कहीं ना कहीं एक बार फिर से लंबी लंबी कतारें जो है वो तहसीलों में देखने को मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तहसील तिलोई में कुछ जो तहसील स्तरीय कर्मचारी हैं वो तहसील दिवस समाधान दिवस के समय अपने मोबाइल फोन में बिजी दिखे और साथ ही साथ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सोते भी नजर आए। अब देखना यह होगा कि जो अमेठी की प्रशासन है, जिला अधिकारी महोदय हैं या और साथ ही साथ जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो किस तरीके से अपने अधिकारी और कर्मचारियों को जागरूक करते हैं, किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। तो वहीं आज तहसील दिवस के मौके पर बदायूं में भी अधिकारी मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते हुए नजर आए और इन अधिकारी महोदय का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रहा है। तो इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनय कुमार। जनपद के दातागंज तहसील दिवस से एक वीडियो गेम खेलने का एक अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि पूरा मामला दातागंज तहसील दिवस में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस का है, जहां से एक आपूर्ति निरीक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संपूर्ण समाधान दिवस के चलते समय वो वीडियो गेम खेल रहे थे। वहीं बताया जाता है कि आपूर्ति निरीक्षक पे उसावा और मियाऊ का चार्ज है, जहां पे वो आपूर्ति निरीक्षक का पदभार ग्रहण किए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि ये पूरे मामले में उप जिला अधिकारी और जिला अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं पूरे मामले में उप जिला अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी और एडीएम संपूर्ण समाधान दिवस कर रहे थे। ये मामला तभी का है और आपूर्ति निरीक्षक वीडियो गेम खेल रहे थे। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल लिया है, यानी मौसम जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और इस खबर पर वहां का मौसम कैसा है बताने हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी अपना पूर्वानुमान जारी करा, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बाकी जनपदों में येलो अलर्ट जारी रहेगा और उसे देखते हुए कह सकते हैं कि जो भारी बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश कई जगहों देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर 100 mm से ज्यादा की बारिश अब तक यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज की जा चुकी है। तो ऐसे में देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए, अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। साथ ही कुछ जिलों के जिला अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर हुई बारिश के नुकसान को लेकर बातचीत यहाँ पर की। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि जिन जनपदों में सड़क मार्ग बंद है उन जनपदों में सड़क मार्ग को खोलने की व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन अपने स्तर पर लगातार त्वरित कार्रवाई वहां पर करे। जहां पर जल भराव की समस्याएं आ रही है उस जल भराव का वहां पर किया जाए, या फिर जो शहरी जो क्षेत्र है जहाँ पर नदियों का जल स्तर काफी ऊपर बढ़ने लगा, उस जगहों पर लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से इस आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश जिला प्रशासन अपनाता है और कैसे जनता को राहत मिल पाती है। कैमरामैन इंडिया वाइज। तो वहीं सेंट्रल बार एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा है, लेकिन किसे, क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ बेग। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर वकीलों की सूची की खंडन मामले की जांच की मांग की है और साथ ही साथ पूर्व जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल की कार्यशैली
की भी जांच की मांग की है। पूर्व जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल की कार्यशैली को लेकर वकीलों ने आक्रोश भी जताया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र में सेंट्रल बार एसोसिएशन ने लिखा है कि पिछले दिनों 112 वकीलों के नाम, पते और उनके मुकदमे लिखकर एक सूची जारी की गई थी। फिर उसके बाद जेसीपी की तरफ से भी दूसरी सूची जारी की गई। इसको लेकर वकील काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्हें काफ़ी झटका भी लगा। और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने यह भी लिखा है कि जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल के द्वारा कई फर्जी मुकदमे वकीलों पर दर्ज किए गए, जिसको लेकर भी जांच की जाए। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने कहा है कि जिस तरह से जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल की कार्यशैली संदिग्ध थी और जिस तरह से खंडन सूची जारी की गई, ऐसे में कहीं न कहीं पूरी मानसिकता साफ है। वकीलों का कहना है कि अगर इस मामले में कार्रवाई न हुई तो वह आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार करेंगे। फिलहाल जिस तरह से वकीलों के मामले को लेकर पूर्व जीसीपी उपेंद्र अग्रवाल विवादित रहे हैं और अब सेंट्रल बार एसोसिएशन ने उपेंद्र अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या इस मामले की जांच होगी या फिर कार्रवाई होगी, यह समय ही बताएगा। फिलहाल अब अधिवक्ता पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। वहीं यूपी विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी देना हमारे सहयोगी आसिफ। परिषद और विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। सपा प्रमुख ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने के पीछे पीडीएफ फार्मूला अमल करना बताया जा रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव के पहले बड़ा दांव खेल दिया है। आजमगढ़ से ताल्लुक रखने वाले लाल बिहारी यादव को विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष चुना है। वहीं एमएलसी किरण पाल कश्यप को मुख्य सचेतक, जासमीर अंसारी को उपनेता और साथ ही साथ आशुतोष सिन्हा को सचेतक बना दिया है। इन सभी का नामों का ऐलान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर बड़ा ऐलान किया है। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर चाचा शिवपाल यादव का भी नाम चल रहा था, लेकिन अब विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से चाचा शिवपाल यादव की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना बेहद कठिन माना जा रहा है, क्योंकि दोनों सदनों में यादव बिरादरी का नेता प्रतिपक्ष चुने जाने से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से घिर जाती। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह दांव खेला है, ऐसे में उपचुनाव में कितनी सफलता मिलती है और इसका क्या असर रहता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। इसको लेकर राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को अखिलेश यादव ने चुना है, आने वाले दिनों में जल्द ही अखिलेश यादव विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष भी चुनकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहाँ भी पीडीएफ फार्मूला अपनाया है और इस पीडीएफ फार्मूला का असर कितना मजबूत रहता है, कितना असरदायक रहता है, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस।
तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि महोबा में रात को सोते समय एक किशोरी को गांव के ही दो दबंगों ने वहां से उठाकर उसको अगवा करके वहां से लेकर चले गए, लेकिन प्रशासन अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई किया है, बता रहे हमारे संवाददाता शारिक नवाज। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी को दो युवक रात के सोते समय खंडर उठाकर ले गए, जहां पर उनके द्वारा गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं जब परिजन किशोरी को ढूंढने निकले तो खंडर पर किशोरी को अचेत पड़ा देख के सबके होश उड़ गए। वहीं ग्रामीणों ने एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को दोनों युवकों के द्वारा अंजाम दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और सीओ दीपक दुबे के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही है और साथ ही एक आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। यह पूरी घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव की है, जहां पर किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। तो यूपी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना प्रयागराज पहुंचे हैं, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी शोएब। कि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। इस बीच उन्होंने सर्किट हाउस में बाकायदा समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की, तमाम विकास कार्यों पर चर्चा की। साथ ही साथ राजनीतिक रूप से इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है कि कांवर मार्ग पर जो नेम प्लेट लगाने का मामला है, उस पर भी उन्होंने अपनी बेबाक बातें रखी। तो कह सकते हैं कि लगातार जो संगम नगरी है उसमें जो होने वाले 2025 कुंभ है उसकी तैयारियों को लेकर के अधिकारी और मंत्रियों की बैठकों का दौर जारी है। साथ ही साथ जो प्रदेश में तमाम विकास कार्य चल रहे हैं, खासतौर से संगम नगरी में उसको समय से पूरा किया जाए, इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज संसदीय मंत्री और एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना संगम नगरी पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ बैठक की और समय पर कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो राजनीतिक रूप से जो बहस चल रही है उस पर भी अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उसके अलावा जो केंद्र का बजट है उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो तेज़ी से विकास के कार्यों पर ध्यान दे रही है। आने वाले दिनों में कार्यों में न सिर्फ संगम नगरी में और तेज़ी आएगी, बाकी पूरे प्रदेश में जो विकास कार्य है उसमें भी गति आएगी। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस। तो वहीं रायबरेली का जिला प्रशासन शासन के जो आदेश हैं उस पर खरा नहीं उतर रहा है, लेकिन क्यों, वजह क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। शासन के आदेश पर रायबरेली जिला प्रशासन खरा नहीं उतर रहा है। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले का है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि जो कांवड़ यात्रियों का रूट होगा उस रूट पर पड़ने वाले दुकानदार, चाहे वो ठेलिया दुकानदार हो या गुमटी के दुकानदार हो, उनके द्वारा अपने दुकानों पर नेम प्लेट लगाना चाहिए। लेकिन रायबरेली में इसका कोई असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिन रूट पर कांवरियों की यात्रा निकलती है, कहा जा सकता है कि पवित्र पावन माह जो सावन का होता है, इस माह में कांवड़िए जल भर कर भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है उस मंशा पर कहीं न कहीं रायबरेली जिला प्रशासन खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि पटरी दुकानदारों के द्वारा अभी तक नेम प्लेट नहीं लगाए गए हैं, जबकि पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जो पटरी का दुकानदार होगा, हर दुकानदार अपनी दुकान के सामने नेम प्लेट लगाकर रखेगा। तो ऐसे में साफ तौर से कहीं न कहीं रायबरेली जिला प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है कि जो सरकारी मंशा है उसकी कसौटी पर रायबरेली जिला प्रशासन खरा नहीं उतर रहा। हालांकि बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर जनहित याचिका के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि नेम प्लेट लगाना आवश्यक नहीं है। लेकिन साफ तौर से दूसरा मामला ये भी है कि जो प्रदेश सरकार की मंशा है और जो शासनादेश है उस पर कहीं न कहीं रायबरेली जिला प्रशासन अमल नहीं कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे लापरवाही के मामले में जिला प्रशासन किस पर कार्यवाही करता है या आने वाला समय तय करेगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो वहीं जयपुर से केकड़ी के विधायक के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जूता लेकर पहुंच गए, लेकिन क्यों, पूरा मामला क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी कुलदीप सेन। भजनलाल शर्मा आज कैकड़ी दौरे पर रहे और इस दौरान कैकड़ी में उन्होंने
बजट के दौरान दी गई घोषणाओं पर धन्यवाद सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के कैकड़ी पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान 4 लेन हाईवे दिए जाने पर जनता ने उनका आभार जताया। इस बीच स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने पैरों में जूते चप्पल त्यागने के बाद आज पहली बार उन्होंने पहनी है। बता दें कि 8 महीने पहले उन्होंने प्रण लिया था कि अगर विधानसभा में उनके क्षेत्र को 4 लेन हाईवे मिलेगी तो वो अपने जूते चप्पल पहनेंगे और इसी दौरान मुख्यमंत्री खुद मंच से उनको जूते चप्पल पहनाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि कैकड़ी में इस बार के बजट में कई सौगातें मिली है, जिसमें 4 लेन हाईवे सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री यहाँ कई बैठकों में शामिल होंगे। रक्तदान शिविर में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ पर लोगों से मुलाकात करने को पहुंचे हैं। सीएम के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासी खुशी नजर आई। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। तो वहीं राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ है और कैसे हुआ है हमला, बता रहे हमारे सहयोगी शुभम। राजौरी इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बीती रात को 3:10 पर आर्मी की चौकी पर हमला किया और दूसरा हमला जो है वो आतंकवादियों ने बीडीजी जो मेंबर थे पुरुषोत्तम उन पर किया और अभी भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और लगातार अगर आपको बताते चले तो आतंकवादी जो है वो मंसूबा जो उनका था वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये आतंकवादी किसी बड़े हमले की फिराक में थे, पर हमारी सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया और अभी भी राजौरी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार हमारी सुरक्षा बल जो है उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है कि इन आतंकवादियों को जो है वो जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाए। आपको बताएं तो राजौरी वो इलाका है, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है, जंगली इलाका है और उन इलाकों में आतंकियों को ढूंढना कहीं ना कहीं जो है वो वक्त जरूर लगेगा, पर लगातार जो टीम वहां पर काम कर रही है वो जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो वहीं जोधपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रदर्शन हुआ है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर आज छात्र संघ चुनाव को लेकर जबरदस्त छात्रों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान विशेष रूप से ये जिस तरह से छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का प्रदर्शन था, बैरिकेड तोड़े और ऊपर चढ़े, इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में छात्र राजनीति को लेकर कहीं न कहीं बड़ा मुद्दा उठता नजर आ रहा है। राजस्थान के अंदर बदनलाल सरकार अभी इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी तरह से रुख स्पष्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है और इधर प्रदेश के अंदर छात्र नेता जो है उग्र होते जा रहे हैं। आज के प्रदर्शन के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में यदि छात्र राजनीति को लेकर राजस्थान सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर छात्र राजनीति को लेकर छात्र नेता जो है सड़कों पर उतरने के लिए कहीं न कहीं आतुर नजर आ रहे हैं। जिस तरह का आज प्रदर्शन किया, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब छात्र नेता पहले से अल्टीमेट देकर कॉलेज पहुंचे थे, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं फेलियर साबित हुआ और बैरिकेड तोड़ते हुए छात्र नेता ऊपर चढ़ गए। और ये भी स्पष्ट कहीं न कहीं देखने को मिला है कि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर भी हल्का बल प्रयोग भी प्रशासन ने किया है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं छात्र राजनीति के भविष्य का सवाल है और इसी को देखते हुए छात्र नेता कहीं न कहीं आतुर नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आज के प्रदर्शन के बाद डबल इंजन की बदनलाल सरकार जगती है या फिर छात्र नेताओं को सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मेरे सहयोगी विजय ओझा के साथ जोधपुर से मनोज सिंह, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।